क्या भारत में मुस्लिम वोट बैंक सिर्फ एक सोच है, सिर्फ एक तस्वुर है, मिथ बना हुआ है? आखिर सच्चाई क्या है? क्योंकि भारत में तमाम जो राजनीतिक दल जो अपने आप को सेकुलर कहते रहे हैं, वो तमाम राजनीतिक दल अब धीरे धीरे मुसलमानों की राजनीति से हटते हुए नजर आ रहे हैं, और उसका नतीजा ये हो रहा है अल्पसंख्यक समुदाय, जो इससे बड़ा भारत में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है, वो फिलहाल राजनीति के मैदान में हाशिए पर आ खड़ा हुआ है। तो आज हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मुस्लिम वोट बैंक एक मिथ भर है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। मोहम्मद अदीब साहब हैं, पूर्व सांसद हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ संतोष भारती साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, चौथी दुनिया के संपादक हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं, संपादक हैं फ्रीडम एक्सप्रेस के, हम आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अदीब साहब, सबसे पहले हम आपसे ही जानना चाहेंगे, और चीजों को अगर हम समझना चाहें, आजादी के बाद जब भारत आजाद हुआ, उसके बाद अगर देखा जाए तो मुसलमान इस देश में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय था। एक लंबे समय तक जो है उसकी राजनीति में असर देखा गया। बावजूद इसके अब जिस तरह के हालात आपको नजर आ रहे हैं, मुसलमान हाशिए पे है, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, आजादी के बाद से मुसलमानों ने कभी अपने किसी मुस्लिम लीडर को प्रोजेक्ट नहीं किया। नेहरू का झंडा उठाया, इंदिरा का झंडा उठाया, जो जो हमारे लिए बोलता गया। वीपी सिंह साहब का झंडा उठाया, मुलायम सिंह का झंडा उठाया, और उसी को वोट देते रहे वो। लेकिन एक जमाना ये आया कि हमारी हैसियत उस तरह बढ़ गई कि पॉलिटिकल पार्टीज हमारी हैसियत करने लगे, क्योंकि मुसलमानों के जितने भी मुस्लिम पार्टियां बनी, मैं यूपी से मेरा ताल्लुक है, वहां आजादी के बाद सबसे बड़ा जो मुस्लिम लीडर पैदा हुआ डॉक्टर फरीदी, और डॉक्टर फरीदी को भी 2% वोट मुसलमानों ने दिया, जिनका हर घर में इज्जत और एहतराम था। 2014 में जब मोदी आए तो उन्होंने, उससे पहले एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया, सीडो सेकुलरिज्म जी, और वो लफ्ज इस्तेमाल होते ही कांग्रेस के हाथ पैर फूल गए। उनका अरे भाई हम तो मुसीबत में आ गए। 2014 में मोदी ने माइनस मुसलमान हुकूमत बनाने का फैसला किया, और उसमें वो कामयाब हो गए। बिल्कुल। और वो कामयाबी के बाद 2014 के बाद मुसलमान इस मुल्क में दलित से बदतर हो गया। जो सेकुलर पार्टीज थी, जो सेकुलर जमातें थी, वो मुसलमानों से पल्ला झाड़ गई। उन्होंने कहा भाई अगर हमने इनको लिया तो पोलराइजेशन हो जाएगा। बड़ी बड़ी पार्टियां, यानी जो पिछला यूपी का इलेक्शन हुआ आपने देखा होगा, मुलायम सिंह की पार्टी के सबसे अहम लीडर, मुस्लिम लीडर आजम खां थे। हेलीकॉप्टर उनको दिया जाता था कि जाओ मुसलमानों का वोट लाओ। बिल्कुल। इस बार उनको रिक्शा भी नहीं दिया। कहा भाई अगर ये गए तो मुसीबत आई। कांग्रेस तो पहले ही बल्ला छाड़ चुकी थी। तो ऐसी शक्ल में मुसलमान का वोट जो है पॉलिटिकल उससे जरूर खत्म हो गया है, लेकिन वो अब सेंसिबली उसके जहन में सिर्फ एक काम रह गया है कि वो बीजेपी को कैसे हराए। तो इस शक्ल में मैं समझता हूं कि अब उसका वोट जो है वो नेगेटिव वोटिंग करता है, हाउ टू डिफीट बीजेपी एंड इट्स अलाइज। ये उसका कॉन्सेप्ट बन गया, क्योंकि वो इनसिक्योर्ड कम्युनिटी इस मुल्क में बन गई है। मैं 75 साल क्रॉस कर चुका हूं, मुझे ये नहीं मालूम था कि ऐसा हिंदुस्तान भी मैं मरने से पहले देखूंगा, कि हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो छोड़ गई हैं। हमारी जिंदा रहने की जो आरजू बची है वो सेकुलर हिंदू जो एनजीओ चला रहा है, जो जबानें बोल रहा है, जिसको अब देशद्रोही कहा जा रहा है, वही हमारे साथ बचा है। नहीं तो आपकी नजर में ये माना जाए कि मुसलमानों को सिर्फ एक वोट बैंक के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाता रहा है? तो देखिए वो कुछ करें। अब बिहार में जैसे मुझे बड़ी मसरत हुई है जी, जेपी मूवमेंट के बाद पहली बार मैंने देखा कि नौजवान खड़ा हो गया। मुझे वो सब मंजर याद आ रहा है जो मैं जेपी मूवमेंट में खुद भी था। अब नौजवान खड़ा हुआ, इसके लिए
कोई मजहब, जाति ये नहीं दिखाई पड़ रही है। और मैं समझता हूं कि ओवैसी साहब वहां गए हैं, इनको कोई खातिर खौफ को सपोर्ट नहीं मिलेगा, मीडिया के थ्रू मिलेगा। अगर आप गौर करें, 4-5 दिन से जब से पहला राउंड हो गया है और रिजल्ट का रुख आउट हो गया है, अब मोदी ओवैसी साहब को नेशनल टेलीविजन पे बुलाया जा रहा है, इंटरव्यू कराए जा रहे हैं। सारे काम इस वक्त ओवैसी साहब के थ्रू किए जा रहे हैं कि वो कुछ ना कुछ काम ऐसा बोल दें कि वहां कुछ मामला शुरू हो जाए। लेकिन आप देखिए, मुसलमान बहुत साइलेंट है, पूरे जगह वो सारे जलसों में है, कहीं आगे नहीं जा रहा है, डिटरमिन्ड है। उसको ये कुछ भी कहें, लेकिन वो इस बार नहीं टूटेगा, ये हमारा यकीन है। ठीक है, हमारे साथ संतोष भारती साहब भी हैं। संतोष जी, आपसे अगर इस चीज को हम समझना चाहें कि जिस तरीके से वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है, क्या ये एक सोच है या इसमें कुछ हकीकत नजर आती है आपको? आप जब मुझसे पूछ रहे हैं अंजर साहब, तो सबसे बड़ी चीज तो ये है कि मुझे लगता है इसको समझने का एक और तरीका भी हो सकता है जी। वो तरीका ये हो सकता है कि ये वोट बैंक शब्द पैदा कहाँ से हुआ। बिल्कुल। तो वोट बैंक शब्द पैदा हुआ अगर कहीं से, तो वो काशीराम जी की तरफ से हुआ। दलित भी पहले उतना ही बटा और गिरा और डिसऑर्गेनाइज था जितने मुसलमान थे, लेकिन काशीराम जी ने उत्तर प्रदेश में, वो सारे देश में घूमे, लेकिन उन्होंने उत्तर प्रदेश में ज्यादा वक्त दिया और एक लैबोरेटरी बना करके उन्होंने दलितों को एकजुट किया। और उनकी थ्योरी ये थी कि पहले दूसरे को हराओ, फिर किसी को जिताओ, फिर अपने को जीतने वाले रास्ते पे लेके आओ। और यहाँ से दलित एक ताकत के रूप में डेवलप हुआ। मैं काशीराम जी की बात कर रहा हूँ जी। मायावती जी उसको समेट नहीं पाई। मायावती जी के हाथ से वो दलित इस समय जब हम और आप बात कर रहे हैं जी बिखर गया। पर मुस्लिम समाज को जब मैं देखता हूँ, तो शुरू से मेरा ये मानना है कि मुस्लिम समाज ने कभी अपने को ताकत बनाना ही नहीं चाहा। अदीब साहब की बात में एक सच्चाई है, वो ये कि मुसलमान हर किसी न किसी के साथ टूट टूट के गया और आपस में मैं क्या शब्द कहूँ, मतलब कहावत में कहता हूँ, फ्रेज में, कि 36 पार्टियां हैं, 36 फिरके हैं मुसलमानों में। उन्होंने कभी अपने को सियासत में पावर के नाते देखा ही नहीं, या शायद किसी लीडर, कोई लीडर उनके बीच में ऐसा हुआ ही नहीं जिसने उनको समझाया हो। यहाँ बरेलवी हुए, यहाँ जो भी आप नाम ले लीजिए, वो सब हुए, लेकिन मुसलमानों का एज सच कोई लीडर नहीं हुआ। मैंने कई बार ये अंजर साहब लिखा और मैं आपके जरिए अदीब साहब को भी बताता हूँ कि मैंने कई बार ये लिखा कि जितनी मुस्लिम पार्टियां हैं या मुस्लिम जमातें हैं, तंजीमें हैं, जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो अपने को मानते हैं कि हम बड़े हैं, हमारे साथ मुसलमान बड़ी संख्या में, मैंने सबसे कहा कि कम से कम 10 पॉइंट तो एक कर लो, एक लिख लो, सब एक हो जाओ कि ये 10 चीजें चाहे भारत की सियासी पार्टियां करें, सरकारें करें, या हम मिलके उसके ऊपर प्रेशर डालें। प्रेशर आप किस चीज के ऊपर डालना चाहते हैं? आप सिर्फ अगर इसलिए प्रेशर डालना चाहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम 18 हैं या 20% या 22%, जो भी आप क्लेम कर लें, तो हमको सीटें मिलनी चाहिए। इस प्रेशर से काम नहीं चलता। वो दौर वक्त आते आते बीतता है, क्योंकि आपके बीच में कोई काशीराम जैसा नहीं था जिसने मुसलमानों को ये एहसास दिलाया हो कि तुम भी पावर हो, तुम इस देश में दूसरी सबसे बड़ी जमात हो और तुम चाहो तो किसी को हरा सकते हो, किसी को गिरा सकते हो। बिल्कुल। अब बात यहाँ पर आ गई जिसको अदीब साहब कह रहे हैं कि मुसलमान शायद निगेटिव वोटिंग की तरफ जा रहा है, पर मुझे लग रहा है कि मुसलमानों में बीजेपी ने एक कदम रखा है और बहुत सारे मुस्लिम नौजवानों से, जो मैं कभी जिनसे सोच नहीं सकता था, जामिया जैसी जगहों पर जो नए लड़के हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो कहते हैं हमको ये आप इतनी पुरानी बातें मत बताइए, कब क्या हुआ क्या नहीं है, हमारे ये मुद्दे हैं। जब उनको सुनता हूं तो मुझे उनके अंदर अदीब साहब, मुझे बीजेपी का विरोध नहीं दिखाई देता है लड़के और लड़कियों से, क्योंकि मेरे इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है कि नए जो वोटर हो रहे हैं वो सोच के आ रहे हैं। हिंदुस्तान की सियासी पार्टियों को तो वो उतना ही कांग्रेस को दोषी मानते हैं जितना वो बीजेपी को मानते हैं अपनी
अपने लिए वो उनको कोई बहुत मुफीद नहीं मानते हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि मुसलमानों ने खुद और खासकर मैं माफी के साथ जो मुस्लिम तंजीमें हैं जिन्होंने मुसलमानों को कभी सियासी तौर पर एम्पावर होने की बात नहीं कही, और चूंकि जो इन्होंने कहा कि कई सारी चीजें इशारों में कहीं, जैसे मुसलमान अपने मजहबी नेताओं की थोड़ी ज्यादा सुनता है, सियासी नेताओं की कम सुनता है। मैंने मजहबी फंक्शन देखे 1-1 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख के, लेकिन सियासी फंक्शन मैंने तो मतलब संख्या अगर 10,000 20,000 हो जाए तो बहुत बड़ी चीज है, पर वही अगर कोई मजहबी लीडर बुलाए तो रामलीला मैदान भरा हुआ मिलेगा आपको, पर वो मजहबी बात नहीं करता है, वो सियासी बात नहीं करता, मजहबी बात करता है। इसलिए मुझे ये लगता है कि मुसलमानों को अपने तौर पर सोचने की जरूरत है, और खासकर जो इन मजहबी लीडर्स हैं उनको, और जो सियासी लीडर्स हैं, इतनी पार्टियां हैं मुसलमानों के नाम के ऊपर, अभी भी मेरे ख्याल है हर स्टेट में 3-4-5 पार्टियां तो हैं। बिल्कुल, तमाम जो सेकुलर छोटी पार्टियां हैं उनका उदय ही एक तरह से इस उस पर हो रहा है। चाहे आप बात करें समाजवादी पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी की, तृणमूल कांग्रेस या आरजेडी। मैं मुस्लिम समाज की अपनी पार्टियों की बात कर रहा हूँ। जैसे जमात इस्लामी ने अपनी एक पार्टी बना रखी है, वेलफेयर पार्टी है। हाँ, तो इस तरीके से हर संगठन में करीब 15-20 तो मुझे याद है, साउथ में है, नॉर्थ में है, एक पार्टी बनी है। चुनाव में वो अपने कैंडिडेट खड़े करते हैं, और कुछ लोग जो खड़े होते हैं वो जो वहां का जीतने वाला कैंडिडेट होता है उससे कुछ डील हो जाती है, जो इंडिपेंडेंट डील करते हैं, वही मुस्लिम पार्टियों के कैंडिडेट भी डील करते हैं। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये जो मसला आपने उठाया ये है बहुत इंपॉर्टेंट, पर इस मसले को लेकर के कॉमन मुस्लिम के भीतर कितनी बहस है, कितनी अवेयरनेस है, वो कितना पावर बनना चाहते हैं, या जो लोग बनना चाहते हैं। अब मैं आप ही के अदीब साहब की बात कर रहा हूँ, अब आप बताइए ना, इनको किसका सपोर्ट मिला? ये राज्यसभा में रहे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट थे, ये विदेश में रहे, इनको समझ है, अच्छा बोलते हैं, और बोलते ही नहीं है, कम्युनिकेट करते हैं, पर किस मुस्लिम इदारे ने इन्हें खुल के सपोर्ट किया, फाइनेंशियली हो या लोगों के साथ? तो इसलिए मुझे लगता है कि आज की तारीख में सबसे ज्यादा अगर किसी ने बीजेपी को सपोर्ट किया है तो मुसलमानों ने किया है, जिनकी औकात जीरो, सियासी तौर पे जीरो हो गई है। आपको कोई मानता ही नहीं कि आपकी जरूरत ही किसी को नहीं। ये इसलिए नहीं है कि लोग आपको करना नहीं चाहते, बल्कि इसलिए कि उन्होंने देखा कि आप जिसके साथ भी जाएंगे उसको कोई फायदा होने वाला नहीं, नुकसान होने वाला नहीं। तो इसलिए मैं माफी के साथ ये सारी चीज कह रहा हूँ, क्योंकि ये बात नहीं कहनी चाहिए, थोड़ी तल्ख मैंने कह दी आपके चैनल पर आकर के, आपके प्रोग्राम में। और अदीब साहब मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन हकीकत यही है कि अपनी नाक आप ही लोगों ने खुद काटी है। मैं संतोष भाई की बात का 2 मिनट में जवाब दे दूं जी। देखिए, इस मुल्क में अहिरों की पार्टी बन सकती है, दलितों की पार्टी बन सकती है, हर जमात की बन सकती है। मुसलमान की लीडरशिप ने एक पाकिस्तान की डिमांड की थी, हमारा हक छिन चुका था। ये यहाँ का मुसलमान जान गया था जिना की इस हरकत के बाद, इसलिए उसने हमेशा अपने को जोड़ने की कोशिश की, उनकी तरफ बढ़ा जिन्होंने ये कहा कि हम तुम्हारा तहफ्फुज करेंगे, तुम्हारा ख्याल करेंगे। उसके दिल में एक बात जरूर थी कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा बना है जो हमें प्रोटेक्ट करेगा। यही वजह है कि मुसलमान कभी किसी के साथ उसने कोई लीडरशिप डेवलप नहीं की, और ना वो डेवलप हो सकती है। उसकी रीजन ये है कि ये आप समझ लीजिएगा, आप इस बात को मान लें, क्योंकि आप बहुत ही करीबी हैं मेरे, और आप उस सेक्युलर मूवमेंट के एक बहुत बड़े सिपाही हैं। हम अपने दिल की बात जो हम घरों में करते हैं, हर मुसलमान इनसिक्योर है, बिल्कुल डर लगता है, उसके दिलों में खौफ है। वो ये जानता है कि अगर हमने मुस्लिम पार्टी को वोट दे दिया
तो जब मुस्लिम पार्टी को वोट देंगे तो फिर आप सोच लीजिए कि जो मौजूदा पार्टी है जो हम पे सितम कर रही है उस वक्त हमारे ऊपर क्या होगा। बगैर किसी गुनाह के हम सजा पाते हैं, इसको कैसे ले जाएंगे? देखिए, जब ये मुल्क आजाद हुआ था, हमारा कंट्रीब्यूशन सरकारी सैकड़ों में 35% था और हम सर्विसेज में थे, आज 1% हैं। उसकी वजह यह है कि सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, हम गलियों में घुस गए। हमारे पास ऐसा नहीं है कि जामा मस्जिद में जो लोग रहते हैं उनके पास पैसे नहीं है, बहुत पैसा है संतोष भाई। उनसे कहो कि चलो, मैंने खुद जब नोएडा में अपनी बिजनेस शुरू की, हाथ जोड़े इन लोगों के कि तुम यहाँ घरों में कारखाने चला रहे हो, वहां चलाओगे। अरे उन्होंने कहा साहब हमारा कारोबार जैसी बनेगा, बिल्कुल अदीब साहब ये हो दर्द जाएगा, है, हम जुट जाएंगे। ये दर्द है, लेकिन ये भी सच है जो है वो अनफॉर्चुनेटली कोई सेकुलर पार्टी और खासतौर से कांग्रेस पार्टी नहीं दे पाई। बिल्कुल काशीराम जी का जिक्र किया आपने। जी, काशीराम जी से हम लोग भी मिले थे, वो एक प्लेटफॉर्म था, लेकिन जो उनके मायावती जब आई तो वो उस मूवमेंट को भूल गई। वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में सिर्फ सत्ता की तरफ दौड़ने लगी। काशीराम जी एक माहौल बना के चले थे। उन्होंने मुझसे खुद कहा कि ये इंस्पिरेशन मैंने डॉक्टर फरीदी से लिया है। ठीक है अदीब साहब, हम आपके पास आएंगे, लेकिन चूंकि हमारे साथ प्रशांत टंडन भी है। प्रशांत, आप इन तमाम चीजों को देखिए, बड़ी सिंपल सी सीधी सी बात मैं बता दूं, मैं दोनों लोगों को बहुत गौर से सुन रहा था जी, और 89 ऑनवर्ड्स वीपी सिंह के चुनाव के बाद मैंने सारे चुनाव बहुत नजदीक से देखे हैं जी, और उसके पहले के चुनावों के बारे में पढ़ा है जी। ये मुस्लिम वोट बैंक जो है ये बहुत बड़ा जुमला है और ये आरएसएस की गढ़ी हुई टेक्नोलॉजी है और ये इसमें मीडिया इसको बढ़ाता है। मुस्लिम वोट बैंक मैदान में, जमीन में, इलेक्शन के मैदान में एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसी कोई चीज है ही नहीं। ये मुस्लिम वोट बैंक इस्तेमाल क्यों होता है? ये मुस्लिम वोट बैंक इस्तेमाल इसलिए होता है कि हिंदू समाज जो कि जातियों में बटा हुआ है, उसमें ब्राह्मणवाद है, उसमें वर्चस्ववाद है, कास्ट वाइज हायरार्कीज हैं, इन हायरार्कीज को कायम रखते हुए एक पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी बन जाए हिंदुओं की, उसके लिए एक फेविकोल का काम, एक ग्लू का काम मुस्लिम वोट बैंक करता है। और उस मुस्लिम वोट बैंक को थोड़ा मल्टीप्लाई इन लोगों ने कर दिया मोदी के रिजीम में आके कि उसको बुरी तरीके से टारगेट किया या एनबी बना दिया, तो वो और कंसोलिडेट हो गया, जो थोड़ा बहुत नहीं भी था। तो मुस्लिम वोट बैंक सिर्फ आरएसएस का गढ़ा हुआ जुमला है जिसको मीडिया आगे बढ़ाता है। मैं आपको एक फिगर दिखाता हूं, आप देखिए, ये फिगर आपको मैं दिखाता हूं कि ये मुस्लिम हमारे अभी आज के पार्लियामेंट में 27 एमपी इस लोकसभा में मुसलमान हैं। बिल्कुल। अब आप इस फिगर को देखिए, 35 लोकसभा सीट है जहां मुसलमान 30% से ऊपर है। बिल्कुल। 38 वो लोकसभा की सीटें हैं पूरे देश में जहां मुसलमान 21 से 30% तक है। यानी लगभग 73 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान अपने एमपी भेज सकता है। तो अगर मुस्लिम वोट बैंक होता तो 70 के ऊपर एमपी आज के लोकसभा में होते। दूसरी मैं मिसाल देता हूं आपको, असम में अभी अदीब साहब जो जिनकी बात कर रहे थे ओवैसी साहब की, ओवैसी साहब के एक दूसरे अवतार हैं असम में, बदरुद्दीन अजमल चलाते हैं जी। असमिया बोलने वाले मुसलमान जो वहां मेजॉरिटी में है, असमिया बोलने वाले मुसलमानों ने 12% में उनको वोट दिया और 65% मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया 2016 के असेंबली इलेक्शन में। तो ये मुस्लिम वोट बैंक मुसलमान को वोट नहीं देता भाई। मुसलमान का एक घर में एक अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं। आपके घर में भी ऐसा होता है अंदरबारी। तो ये एक मिथ क्रिएट किया गया है हिंदू वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए, और ये मीडिया का गढ़ा हुआ टर्म है।
मुस्लिम वोट बैंक मैंने नहीं, तो यही सवाल हम जो है संतोष जी से भी समझते हैं, क्योंकि राजनीति और साथ साथ पत्रकारिता दोनों आप जो है बहुत करीब से देखते आए हैं और एक बड़ा नाम है। संतोष जी, जिस तरह की बात यहाँ पर जो है प्रशांत जी ने कही है कि ये महज एक मीडिया का खेल है, बीजेपी इसका जो है खातिर खा हर तरह से फायदा उठाती नजर आई है, आप इसे किस तरह से देखेंगे फिर? मैं प्रशांत जी ने जो कहा या अदीब साहब ने कहा, मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात कह रहा हूं। बिल्कुल। मैंने पिछली बार भी ये कहा था, जब पहली बार आपने मुझे बोलने के लिए इनवाइट किया था, मैंने कहा था मुसलमान को पावर बनने में, ये वोट बैंक और पावर में फर्क है जी। पावर बनने की कभी मुस्लिम लीडर्स ने कोशिश ही नहीं की, चाहे वो मजहबी लीडर हों या पॉलिटिकल लीडर हों। और अगर किसी देश में जो माइनॉरिटी होती है, उस माइनॉरिटी को टूट करके नहीं चलना चाहिए, उससे मिलकर के चलना चाहिए। आज भी मैंने कई मुस्लिम लीडर से पूछा, आप जानते हैं मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मजहबी भी और जो पॉलिटिकल हैं वो भी। मैंने उनसे ये कहा, भाई पॉलिटिक्स करो या मजहब करो, आपस में आप लोगों के बीच में कभी डायलॉग किसी चीज को लेके होता है या नहीं होता है? आप भरोसा रखिए, भले ही कोई भी तंजीम नवेद हामिद वाली हो या जितनी भी हो, मिली काउंसिल हो, जितनी भी हैं, इन सब से मुझे ये पता चला कि इन लोगों में आपस में कभी बातचीत होती ही नहीं है उन मुद्दों को लेके जो मुद्दे मुसलमानों को अफेक्ट करते हैं। क्योंकि हर आदमी, देखिए, अगर आप कंपेयर करेंगे समाजवादी पार्टी से, लालू जी की पार्टी से, नीतीश जी की पार्टी से, तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। आपको उससे डिफरेंट स्ट्रेटजी लेनी चाहिए। एक दूसरी चीज, सवाल मैंने ये पूछा कि आप जब दूसरों से अगर आप सपोर्ट की उम्मीद करते हैं, तो जिस सेक्शन से आप सपोर्ट की उम्मीद करते हैं, उनके सवालों के ऊपर आप कभी खड़े हुए? मैं फिर समझा देता हूं, आप समझ गए होंगे। बिल्कुल। कि दूसरे सवालों पर, क्योंकि हिंदुस्तान में कौन सी, जो गरीब हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, जो आपके बराबर हैं या सचर कमीशन के हिसाब से आप दलितों से भी नीचे चले गए हैं, तो जो उस इकोनॉमिक लेवल के लोग हैं या जो ग्रुप्स हैं, वही आपका सपोर्ट करेंगे। पर जब वो कहीं परेशानी में होते हैं तो आप बोलते नहीं हैं। और आप जब परेशानी में होते हो तो आप हर एक से ये तवक्को रखते हैं कि वो आपके सपोर्ट में खड़ा हो। अगर आपको आपके सपोर्ट में दूसरे लोग खड़े होने चाहिए, तो आपको भी उनके लिए बोलना चाहिए। मैं इंडिविजुअल लीडर्स की बात नहीं करता, मैं कमेटी की बात करता हूँ। जैसे अदीब साहब इसका जवाब दे सकते हैं, मैंने इस समय ये बयान दिया था, आपके इंडिविजुअल बयान का मतलब नहीं है। सवाल ये, इसके ऊपर कोई ऑर्गेनाइज्ड डिस्कशन मुस्लिम सोसाइटी में हुआ या नहीं हुआ? सोसाइटी का मतलब दो ही, या तो मजहबी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर 4 पॉलिटिकल पार्टियां 20 पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में हो। तो जिस सवाल को मैं समझाऊं, जिसके ऊपर भी बहस हो रही है, वो कि मुसलमान क्यों पॉलिटिक्स में एक तरीके से बिना ताकत का हो गया। कोई भी उसको इग्नोर करके मुल्क के फैसले ले रहा है। मुल्क के फैसलों में कोई मुस्लिम सोसाइटी की शिरकत नहीं है, ना लीडर्स की है, ना किसी की। अब मैं माफी के साथ कहता हूं कि आप तीनों जो बैठे हुए हैं, आप दोनों या आप तीनों, आपको ये नहीं मालूम है कि जब इलेक्शन आते हैं तो कौन कौन लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर हों या मजहबी लीडर हों, किसी न किसी बड़ी पार्टी से पैसा लेते हैं? मालूम है ना? नामों पे भी डिस्कस कर सकते हैं, पर पर्सनली मैं जानता हूं। तो सवाल ये कि जब आप कौम के नाम पर पैसे ले लेते हैं, फिर आप कोई डिमांड करने लायक नहीं रह जाते हैं। बिल्कुल। फिर आपकी डिमांड बेकार हो जाती है। और मैं आपको अंजर वारिस साहब बताऊं कि जब बीजेपी 2014 में आई थी, कितने लीडर्स ने मुझे नहीं कहा था कि हमारी अमित शाह से बात करा दो। बिल्कुल। आप लीडर से पूछ लीजिए, मैं आपको नाम बता दूंगा किस किस ने मुझे कहा, क्योंकि उस समय उनका राब्ता नहीं हो पाया था। मैं अदीब साहब सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ, आपका दर्द बहुत सही है। आपने अभी एक बड़ी भावुक, भावनापूर्ण बात कही, इमोशनल। मरने से पहले क्या हम ये नहीं देख पाएंगे या हम ऐसा ही देख के जाएंगे? वो सिर्फ इसलिए है कि आपके और हमारे साथ जो लोग रहे, या शायद हमसे पहले भी जो लीडर रहे, उन्होंने कभी
कौम के, जिसको आप मुस्लिम समाज को कौम कहते हैं, उनको एम्पावर करने के बारे में या पॉलिटिकली उनको अवेयर करने के बारे में कभी सोचा ही नहीं। हर आदमी दूसरे की टांग घसीटता हुआ चला गया। आप सोचेंगे ये तो नहीं, तो ये पूरे क्या मुल्क में सिर्फ हर पार्टी मुस्लिम में होता है। समुदाय के अंदर होता रहा, या ये जो राजनीतिक दलों के बड़े नेता हैं उन्होंने भी हाशिए में डाला? देखिए, मैं कह रहा हूं कि जो नॉन मुस्लिम पार्टियां हैं, अभी मैंने एक चीज आपसे अर्ज की, वो ये कि माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स और स्ट्रेटजी दूसरी होनी चाहिए जी, दूसरी होनी चाहिए। जिसको अदीब साहब ने अभी कहा कि हम इतने इनसिक्योर शुरू में हो गए, जब बंटवारा हुआ इनसिक्योर हो गए, ठीक है, लेकिन उस समय के जो लीडर्स थे उनको, या छोड़ दीजिए, उन्होंने जो किया, जो पिछले 20 साल में 25 साल में जो जब अदीब साहब लीडर बन रहे थे, उस समय जितने भी मुस्लिम समाज के लीडर्स हैं, पॉलिटिकल हों या मजहबी हों, इन लोगों ने एक नाम बताइए जिसने मुस्लिम सोसाइटी को एम्पावर बनाने के लिए। अदीब साहब को मत कहिएगा कि आप नहीं, ठीक है, हम अदीब साहब के पास आकर के सवाल का जवाब भी ले लेंगे। मैं तो इसलिए मैं कह रहा हूं, देखो, मेरी चिंता ये है कि एक सोसाइटी अगर आइसोलेट होती है मुल्क के डिसीजन से, तो उस सोसाइटी में एक वो तबका खड़ा हो जाता है जो डिस्ट्रक्टिव होता है। बिल्कुल। और किसी भी मुल्क को डिस्ट्रॉय करने के लिए, डिस्ट्रक्टिव करने के लिए आपको बड़ी भीड़ की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, ठीक है अदीब साहब, 10 लोग काफी हैं। बिल्कुल अदीब साहब, एक मिनट, मैं यहीं पर लीडरशिप का फेल्योर मानता हूं, कंट्री की लीडरशिप का। जो हिंदू लीडरशिप हो सकती है, यानी जो जितने भी हम हैं उनको हिंदू मुसलमान में नहीं मानता, लेकिन जो मुल्क को चलाते लोग हैं, जिसमें मोदी हो, अमित शाह हो, मुस्लिम नाम तो कोई नहीं अभी दिमाग में आ रहा है जो उस लेवल पे हो, लेकिन जो ये इनका फेल्योर है, जो ये नहीं मानते कि पूरी की पूरी सोसाइटी डिस्टर्ब हो जाएगी अगर आप किसी को फैसलों में शामिल नहीं करते हैं। और पूरे समाज में अगर ये फैल गया कि ये तो हमारे लिए है ही नहीं, तो आदमी सोचता है कि हम खुद क्यों मरें, 4 लोगों को लेके मरें। ये कंट्री के डिस्ट्रक्शन के लिए या कंट्री के जिंदगी के लिए बहुत खतरनाक सोच है। इसलिए मैंने कहा कि ये दोतरफा खेल है। माइनॉरिटी को अपनी, माइनॉरिटी मतलब मुस्लिम समाज को अपनी स्ट्रेटजी बनानी होगी, कुछ अलग बनानी चाहिए। बिल्कुल। अदीब साहब, जिस तरह से, चूंकि संतोष जी का कहना यह है कि अब वक्त ये है, हालात ये हैं कि माइनॉरिटी को, जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी है, जितनी भी माइनॉरिटीज है, उनकी अपनी अलग पॉलिटिक्स होनी चाहिए, उनकी अपनी एक अलग रणनीति होनी चाहिए, अगर आपको इस हाशिए से बाहर आना है। क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, संतोष जी ने एक बात जो कही कि लीडर्स की, जो मुस्लिम लीडर्स हैं, पॉलिटिकल हो या रिलीजियस हो या सोशल हो, उन्होंने अपनी कीमत लगा रखी है, ये हकीकत है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, बड़ी ईमानदारी से उन्होंने इस बात को कहा। इसका एहसास 2004 में जब मैं माइनॉरिटी को कोऑर्डिनेट कर रहा था कि वाजपेयी जी की हुकूमत के खिलाफ एक एनडीए यूपीए बने, उस वक्त मेरा इंटरेक्शन हुआ इन सब लोगों से, आज के लीडरशिप से जी। अब संतोष जी, मैं आपको बताऊं, मैं सन 66 से सियासी गलियारों में घूम रहा हूं। सन 66 में मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बना था जी। और जयप्रकाश नारायण को अलीगढ़ यूनियन ले गया था और लाइफ मेंबर बनाया था। वो लीडर्स मेरे जहन में आज भी हैं, उस वक्त के लीडर्स। और वो लीडरशिप जब हमारे साथ इंसाफ नहीं कर पाई, क्योंकि नेहरू जी के बाद इंदिरा जी के दौर के आते आते हम वोट बैंक बन गए। तो वो दौर अलग था, उस वक्त भी हम लड़ रहे थे। लेकिन ऐसे दौर में जहां नौकरी का मसला ना हो, जहां डेवलपमेंट का मसला ना हो, जहां मुल्क को तरक्की देने का मसला ना हो, जहां सिर्फ एक प्लेटफॉर्म हो कि मियाओं को जो ठीक करेगा उसको जिताएंगे, तो हमारी जिंदगी कहाँ खड़ी होगी? आप मुझे ये बताइए। आपने शाहीन बाग की बात की और जामिया की बात की। ये चंद लोग अगर ला के आप कहते हैं कि वो बीजेपी में आ गए हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इन्होंने 370 खत्म करके कहा कश्मीर हमने पा लिया है। हकीकत यह है कि एक एक घर में अब मुसलमान
आप यकीन करें कि वो किसी कीमत पर, वो खुद हो सकता है फोटो खिंचाने और पैसा लेने के लिए फोटो खिंचा ले, उसकी अपनी बीवी और बच्चे बीजेपी को वोट नहीं देंगे, न दे रहे हैं। ये सब प्रोपेगेंडा है। जिस तरह से आपने कहा गया कि कश्मीर नॉर्मल हो गया है, अगर नॉर्मल हो गया है तो फिर अभी भी फौज लगी हुई है। बिल्कुल वो कैफियत इन्होंने कर दी है। मैंने एक कॉल दी थी आज से चंद साल पहले कि अगर अपनी शिनाख्त करानी है तो मुसलमानों को वोटिंग से अपने को अलग कर लेना चाहिए। इसके ऊपर मेरी अपनी कौम ने मुझे बड़ी गाली दी और कहा भाई ये तो आरएसएस पहले ही से चाहती है। मैंने कहा नहीं, इस मुल्क में इलेक्शन रोटी रोजी पर हो, हमारे ऊपर ना हो। हम टारगेट ना हो कि मियाँ को कौन ठीक करेगा कौन नहीं ठीक करेगा। आज हमने ये बात कही थी, उस वक्त हमको बहुत गालियां पड़ी, कहा कि खुद तो पार्लियामेंट तक चले गए, हमारे राइट छीन रहे हैं। लेकिन आप यकीन करें कि मुझे लोग कहने लगे कि ये करना पड़ेगा। अगर 2-1 इलेक्शन ऐसे ही होते गए और हम सिर्फ कैटलिस्ट बन गए और लोगों को जोड़ते गए कि मुल्क तबाह हो जाए, लेकिन हमको मियाओं को ठीक करना है। क्या क्वालिफिकेशन है कि वो ठीक कर रहा है, हम पे जुल्म कर रहा है, हमारे इंस्टीट्यूशंस को, हमारी पुलिस को हमारे खिलाफ आतंकवादी बना दिया है। तो ऐसी शक्ल में जब तक ये स्टेज आ गई, उस दिन ये हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। ये खौफ है मुझे। ठीक है, लेकिन ये हकीकत है कि मुसलमान की लीडरशिप की गलतियां हैं, बेपनाह गलतियां हैं। लेकिन एक बात आप यकीन कीजिएगा, ये जिस चैनल पे आप बात कर रहे हैं, इसके ऊपर कुछ लोगों ने कह दिया ये मुसलमानों का चैनल है, मुसलमान भाग गया यहाँ से, जबकि ये ऑनेस्ट चैनल था। ये हम चाहते ये वो तो कि दूसरी आवाज जैसे निकलती है वो हो। तो इतना खौफ हमारी कौम के अंदर है। मैं ये समझता हूं कि पॉलिटिकल प्रोसेस में जब तक कि कोई ऐसा आदमी नहीं खड़ा होगा, जैसे वीपी सिंह साहब आए थे, मेरा बहुत थोड़ा सा उनसे इंटरेक्शन रहा। वीपी सिंह वाहिद आदमी था जिसने अपना होम मिनिस्टर मुसलमान और कश्मीरी बनाया। है किसी में हिम्मत? वो दौर खत्म हो गया जब अनपुले चीफ मिनिस्टर बन सकते थे और बिहार में चीफ मिनिस्टर बन सकता था, आसाम में मुसलमान चीफ मिनिस्टर बन सकता था। अब कांग्रेस पार्टी के दौर में मैंने पार्लियामेंट की, ये तकरीर है मेरी, आप देखिएगा कि मुसलमान अब गवर्नेंस में नहीं है, मुसलमान माइनॉरिटी अफेयर का मिनिस्टर बनता है और मुसलमान खुश हो जाता है। एक वक्त ये भी आएगा कि मुसलमान नमाज का मंत्री बनेगा, मुसलमान रोजे का मंत्री बनेगा, उस पर भी खुश हो जाएगा। हम वहां पर खड़े हैं, रोजे के मंत्री बन गए, नमाज के मंत्री बन गए। वो जिस तरह के हालात हैं ये दिन दूर नहीं है। गवर्नेंस से हम धीरे धीरे 15 साल से 20 साल से हर पार्टी हमको अलग कर रही है। बिल्कुल। और इलेक्शन के बाद जब वो थोड़ी अहमियत देखता है कि भाई हमें गाड़ी मिल रही, घोड़ा मिल रहा है और नेता हमारे घर आ रहा है, तो वो भी कहता था फला पार्टी को वोट दे दो, वो उसी में संतुष्ट हो गया, पहचान लिया है। बिल्कुल। ये एक डेलमिया है, एक ऐसा सैड सिचुएशन आ गई है कि जिसमें हम लोग जो एहसास रखते हैं, जो पॉलिटिकल गलियारों में घूमे हैं, वो जब खुरचते हैं तो देखते हैं कि सब कुछ जंग आलूद हो गया है, अंदर तक जहर फैल गया है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास समय खत्म हो गया। प्रशांत जी, बहुत कम शब्दों में आखिर इस समस्या का समाधान क्या होगा फिर? देखिए, समाधान सबसे बड़ा समाधान ये होगा कि हम जो भी सियासी लोग हैं और पत्रकार हैं, जो किसी भी तरीके से पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक ओपिनियन में जो है वो लगे हुए हैं, इन लोगों को अपने जहन से ये बात हटा देनी चाहिए कि कोई मुस्लिम वोट बैंक भी एग्जिस्ट करता है। ये फिक्शनल चीज है, एक बात। दूसरी, जो अदीब साहब कह रहे थे, अंतुले और अब्दुल गफूर का एग्जांपल दे रहे थे, अंतुले और अब्दुल गफूर अगर मुख्यमंत्री बने थे तो वो मुसलमान होने की वजह से नहीं बने थे, और वो हटे भी मुसलमान होने की वजह से नहीं, करप्शन के चार्जेस थे या इंटरनल पार्टी पुश एंड पुल्स थे। तो ये एक वो दौर था। लेकिन अभी ये मुस्लिम वोट बैंक का हवा बना के सारी सांप्रदायिकता हुई है, एक बात। दूसरी कि पॉलिटिकल पार्टीज ने गलत मुस्लिम लीडर्स से इंगेज किया है। उन्होंने सियासी नेताओं से इंगेज नहीं किया, उन्होंने क्लर्जी से इंगेज किया और उसका नतीजा उल्टा हुआ। अब आपको मैं एक मिसाल देता हूं कि कितनी बार जामा मस्जिद से
अपीलें जाती जाती हर चुनाव में होती रही। कोई वो पॉलिटिकल पार्टी जिसमें कि जामा मस्जिद से अपीलें हुई वो जीती क्या? पिछले इलेक्शन में, पिछले विधानसभा के इलेक्शन में बुखारी साहब ने आम आदमी पार्टी के लिए अपील जारी कर दी। 1 घंटे के अंदर अरविंद केजरीवाल का बयान आ गया कि आपकी अपील की जरूरत नहीं, आपके 1 वोट की जरूरत है। उसके बाद भी मुसलमानों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया ना। तो ये गलत इंगेजमेंट पॉलिटिकल पार्टीज ने किया है, गलत लीडरशिप के साथ इंगेज किया है एक। और दूसरा कि रिप्रेजेंटेशन की बात, ये मैं मानता हूं कि रिप्रेजेंटेशन तो और नीचे गया है, लेकिन ये अगर मिथ टूटेगा तब जो है असली पॉलिटिक्स आएगी। ये मिथ है पूरा आरएसएस का बनाया हुआ हिंदू वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। आप तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपने अपने विचार हमारे साथ शेयर किए, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाने से पहले हम तमाम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करेंगे कि आप हमारे फ्रीडम एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएं कि ये नॉन प्रॉफिट चैनल है, आप इसको अपना सहयोग दे सकते हैं ताकि बेहतर पत्रकारिता और बेहतर जर्नलिज्म को बढ़ावा देने में आसानी मिल सके। तो आज के प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।